जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस क्लास के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं कृषि आय चैप्टर की। इनकम टैक्स में जो कृषि आय चैप्टर है, कृषि आय चैप्टर के सभी थ्योरी को मैं पहले बताऊंगा। उसके बाद जितनी सवालें दी गई हैं पूरा का पूरा चैप्टर मैं समाप्त करूंगा। केवल आपको नोट्स बनाना है, जितना मैं बताऊं उस पर गौर से ध्यान देकर सुनना है और समझना है। गारंटी मैं देता हूं, अगर आप हमारे बताए गए पहलुओं पर ध्यान देंगे तो एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना है। हिंदी में सबसे पहले लिखिए कृषि आय। कृषि आय को इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को। एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय किसे कहा जाता है? आपको सुने होंगे, आपको पता होगा, आप समझते होंगे, सुनते होंगे, कृषि आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। आप सुनते होंगे, बात सत्य है, कृषि आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि अगर किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना करने में कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक हो और उसकी इनकम ज़्यादा हो कर मुक्त सीमा से, तब कृषि आय को हम ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन मिलेगा तब क्वेश्चन की बात होगी। पहले आप समझिए कृषि आय से आशय। आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है? कृषि आय। ध्यान दीजिएगा, पेपर में आपसे अगर पूछता है कृषि आय से क्या आशय है, तो आपको लिखना होगा कृषि आय ऐसी आय होती है, कृषि आय ऐसी आय होती है जो खेती की प्रक्रिया करने से प्राप्त होती है आय, उसे कृषि आय के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे या आपको समझना है भाई कृषि आय चैप्टर पढ़ रहे हैं, कृषि आय का मतलब क्या होता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए ऐसी आय, ऐसी इनकम जो खेती करने से प्राप्त हो, कृषि उपज से प्राप्त हो, उसे कृषि आय कहते हैं। लिख लीजिए ताकि आपके मन में संतुष्टि रहे। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है कृषि कार्य को करने से, कृषि कार्य को करने से होने वाली आय को कृषि आय कहते हैं। आय कहते हैं, आपको समझना है। देखो, कृषि कार्य का मतलब जैसे कोई व्यक्ति गेहूं बोता है, गेहूं को काटता पीटता होगा, बाजार में बेचता होगा तो उससे इनकम होती है, उसे कृषि आय के नाम से जाना जाएगा। अभी धान का सीज़न चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, धान लगाया गया है और धान लगाने के बाद धान को जब बेचा जाएगा तो उससे जो आय होगी उसको कृषि आय कहते हैं। ठीक है, खेती की प्रक्रिया को करने से जो आय होती है उसे कृषि आय कहते हैं। आपको जानकारी के लिए मालूम होना चाहिए कृषि आय में 2 क्रियाएं होती हैं। कृषि आय में कितनी क्रियाएं होती हैं? 2 क्रियाएं। किसी भी आय को कृषि आय तब माना जाता है जब 2 क्रियाएं हो। कौन कौन सी क्रिया? खेती में पहला आपको लिखना है प्राथमिक क्रिया
पहला आपको लिखना है प्राथमिक क्रिया, दूसरा आपको लिखना है द्वितीयक क्रिया। प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश वालों के लिए अलग से क्लास देते हैं। आपको ध्यान देना है, कृषि आय कितने प्रकार की होती है? कृषि आय 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रिया। कृषि आय, किसी भी आय को कृषि आय बनने के लिए दोनों क्रियाओं का होना जरूरी है। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूं, जिसे मान लीजिए प्राथमिक क्रिया में क्या आता है, बीज, जैसे बीज के बोने से पहले की क्रिया। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं गेहूं का, मैंने सबसे पहले गेहूं का एग्जाम्पल दिया, तो गेहूं को बेचने से जो आय होगी वो कृषि आय होगी। लेकिन कृषि आय के लिए प्राथमिक क्रिया का होना जरूरी है, द्वितीयक क्रिया का होना जरूरी है। प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है, जैसे खेत में गेहूं बोया गया, बोने से पहले की क्रिया को प्राथमिक क्रिया कहते हैं। साधारण तौर पर आप जान लीजिए, गेहूं जो बोया जाता है, जैसे अभी धान लगा है, गेहूं धान के बाद बोया जाता है, ज़्यादातर धान के बाद गेहूं बोया जाता है। आपको बताऊं तो खेत की जुताई होती है, भराई होती है, उसके बाद जुताई होती है, फिर होती है जुताई, फिर बीज डाला जाता है, फिर उसमें पंक्ति बनाई जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे जुताई करवाई गया, खेत को समतल करवाया गया, खेत में घास निकाला गया, उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्रिया। जैसे हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे और धान के लिए चावल बनता है, चावल धान से चावल ही बनता है। धान के लिए धान के पहले बेरन डाली जाती है, बेरन डालने के बाद खेत की जुताई कराई जाती है, उसमें मेड़ी बनाई जाती है, तो इसको हम प्राथमिक क्रिया कहेंगे। यानी कि बीज को बोने से पहले खेत को बनाने में जो खर्च किया जाता है, जो ठीक है, उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। अब जैसे गेहूं का एग्जाम्पल मैंने दिया, गेहूं अंकुरित हो जाए, गेहूं बो दिया जाए, गेहूं जब अंकुरित हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद सिंचाई की जाती है, 3-4 बार सिंचाई की जाती है, उसके बाद काटा जाता है, माड़ा जाता है, उसके बाद घर लाते हैं, तब बेचते हैं। कहने का मतलब है प्राथमिक क्रिया भी होना जरूरी है, कृषक द्वारा, करदाता द्वारा, व्यक्ति द्वारा प्राथमिक क्रिया भी किया जाए और द्वितीयक क्रिया भी किया जाए। बीज के बोने से पहले की क्रिया को प्राथमिक क्रिया कहते हैं, बीज के बोने की बाद की क्रिया को द्वितीयक क्रिया कहते हैं। जैसे जिसमें निराई, गुड़ाई, उसके बाद मड़ाई वगैरह आता है, उसको संशोधित किया जाता है, विक्रय योग्य बनाया जाता है। तो इसके संबंध में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्वेश्चन हम आपको आगे बताएंगे, इतना लिख लीजिएगा। कृषि कार्य को करने से पहले, कृषि कार्य को करने से होने वाली आय को कृषि आय के नाम से जाना जाता है। कृषि आय 2 प्रकार की होती है, कृषि आय में 2 क्रियाएं होना जरूरी है। प्राथमिक क्रिया, बीज के अंकुरण से पहले की क्रिया, बीज बोने के बाद की क्रिया को द्वितीयक क्रिया के नाम से जाना जाता है। इतना सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लेना है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कृषि आय के प्रकार। कृषि आय के प्रकार, हेडिंग डालना है ऐसे, कृषि आय के प्रकार। कृषि आय के प्रकार में सबसे पहले लिखना है किराया अथवा लगान। दूसरा आपको लिखना है कृषि कार्यों से उपज। ठीक है, कृषि कार्यों से उपज, कृषि कार्यों से आय लिखिए पहले, कृषि कार्यों से आय। तीसरा आपको लिखना है अपनी कॉपी में उपज को बेचने योग्य बनाने
से आय। नंबर चौथा लिखना है उपज को बेचने से आय। उसके बाद आपको लिखना है 5वां नंबर खेत के मकान से आय। खेत के मकान से आय, इतना लिखिए। आपको बताना चाहते हैं, एकदम स्पष्ट बात है, कृषि आय के प्रकार समझिए, बस हेडिंग लिख लेना, समझना है। हमारे पास खेत है, किसी व्यक्ति के पास खेत है, खेत को किराए पर दे दिया जाए, जिस पर खेती वाला काम करेगा अगला व्यक्ति। अगर हमारे पास खेत हो, करदाता के पास खेत हो, खेत को किराए पर दे दिया जाए, उस पर कृषि कार्य हो और हमको किराया मिले अथवा लगान मिले, तो उसे क्या बोला जाएगा? कृषि आय बोला जाएगा। हमारे पास खेत हो, व्यक्ति के पास खेत हो, खेत को हम किराए पर दे दें और अगला व्यक्ति उस पर खेती से संबंधित काम करे, वहाँ से जो इनकम होगी उसे किराया बोला जाएगा, रेंट बोला जाएगा अथवा लगान बोला जाएगा। वो अपना खेती से संबंधित काम करेगा, हमको पैसा देगा, तो हमारे लिए क्या होगी? कृषि आय होगी। दूसरा, कृषि कार्यों से आय। कृषि कार्यों का मतलब होता है कृषि काम किया जाएगा, खेती से संबंधित काम किया जाएगा। जैसे कृषि कार्य का मतलब भूमि को जोतना होता है, पानी देना होता है, बीज बोना होता है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि जैसे कोई भी पेड़ हो, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, उनको लगाया जाता है, उस पर पानी दिया जाता है, उसमें खाद डाली जाती है, उसकी निराई गुड़ाई की जाती है। तो जैसे कोई पेड़ है, उसमें ये सब काम किया जाए, खाद डाला जाए, पानी डाला जाए और निराई गुड़ाई की जाए, कटाई छटाई थोड़ा बहुत की जाए और बाद में उसको बेचने से जो आय होगी उसे कृषि आय बोला जाएगा। याद रखिएगा, आपको ध्यान देना है। अब आपको बताना चाहते हैं उपज को बेचने योग्य बनाने से आय। कभी कभी होता है कि जो बाज़ार में, जो मार्केट में सामान बिकता है, खेत में भले वो पैदा हो जाए, लेकिन जब तक उसको विक्रय योग्य नहीं बनाया जाएगा तब तक वो बिकेगा नहीं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है सनई। सनई खेत में बोई जाती है, काट करके उसको सड़ाया जाता है, इसी समय सनई का भी वो होता है। तो सनई को हरा मार्केट में अगर कोई व्यक्ति ले जाएगा तो उसको कोई ख़रीदने वाला नहीं मिलेगा जब तक उसकी रस्सी, जब तक उसका सूत ना निकाल दिया जाए। तंबाकू, जो लोग तंबाकू पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, तंबाकू के हरे हरे पत्ते होते हैं, हरा पत्ता कोई नहीं खरीदेगा, तो हरा पत्ता को सुखवाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, उसके बाद बेचा जाता है। चाय जो आप लोग पीते हैं, हम लोग जो चाय पीते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, चाय की पत्तियां होती हैं, पत्तियों को काटा जाता है, छाटा जाता है, उसके बाद मशीन में डाल करके छोटा छोटा दाना बनाया जाता है। तो हरी पत्ती बहुत कम लोग खरीदेंगे, लेकिन बाद में विक्रय योग्य बना दो तो सब लोग खरीदेंगे। जैसे गन्ना होता है, गन्ने से चीनी बनता है, गुड़ बनता है, गन्ने से चीनी बनता है, गुड़ बनता है। गन्ना अभी बेचो, गन्ना कब बिकेगा? गन्ना नहीं बिकेगा, उतनी मात्रा में नहीं बिकेगा, थोड़ा बहुत अपवाद को छोड़ करके। उसको विक्रय योग्य बनाने के लिए चीनी बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है। उसको विक्रय योग्य बनाने से जो इनकम होती है उसे क्या बोला जाता है? उपज को विक्रय योग्य बनाकर बेचा जाए उसे बोला जाता है कृषि आय। अगला है उपज को बेचने से आय। उपज को बेचने का मतलब होता है जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान आलू लगाया है, मार्केट में बेच दिया, बेचने से जो आय होती है उसे कृषि आय कहा जाता है। अगला कहा गया है खेत के मकान से आय। बड़े बड़े, जहाँ पर बड़े बड़े काश्तकार होते हैं, जैसे पंजाब होता है, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ कुल अगर आप होंगे वहाँ से, तो यहाँ पर बड़े बड़े काश्तकार होते हैं जिनके पास बहुत सारा खेत होता है। आप अगर कभी ट्रेन से जाएंगे उस एरिए में जहाँ गन्ना लगा है, आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आपको गन्ना ही गन्ना दिखाई देगा। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक धान लगाया गया है तो धाने धान दिखाई देगा, गेहूँ लगाया गया है तो गेहूँ गेहूँ दिखाई देगा। तो वहाँ पर बहुत बड़ी पैदावार होती है। तो वहाँ पर जो बड़े बड़े किसान होते हैं वहाँ पर क्या बना लेते हैं? कृषि भवन बना लेते हैं कि बड़े बड़े वहाँ पर मंडी टाइप में बना दिया जाता है जिसको एक खेत के मकान से आए। तो
उसको भी किराए पर उठाया जाता है, उससे जो आय होती है उसको भी कृषि आय के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, हमारी बातों को जो स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देखेंगे उनको कोई फेल नहीं कर सकता, पढ़ा देंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला, कृषि आय किसे कहेंगे? कृषि आय उसे कहा जाता है कि अपना खेत कोई व्यक्ति किराए पर उठा दे, किसी व्यक्ति को किराए पर उठा दे और हमें किराया मिले। अगर हमारे पास खेत है, किसी भी व्यक्ति के पास खेत है, खेत को किराए से ऊपर उठाया जाए और अगला व्यक्ति खेती से संबंधित काम करे, उस पर दूसरा कोई काम ना करे, उसके बदले में हमको किराया दे, तो हमारे लिए कृषि आय होगा। कृषि कार्य होना चाहिए, जुताई, गोड़ाई, निराई, बुआई होनी चाहिए, उसमें सिंचाई होनी चाहिए। उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए मैंने क्या एग्जाम्पल दिया? सनई का एग्जाम्पल दिया। सनई बोई जाती है, ठीक है, उसके बाद सनई बोई जाती है। ध्यान दीजिएगा, सनई जो बोई जाती है हरई होती है, उसको अगर हरा हरा काट के मार्केट में ले जाओ बेचने, कोई बोहनी नहीं होगी। लेकिन उसको काट करके जो किसान होता है उसको सड़ाता है, सड़ाने के बाद सूत निकालता है, बाज़ार में ले जाकर बेचता है, तो विक्रय योग्य बनाना पड़ता है। तंबाकू की पत्तियां होती हैं, तंबाकू की जब बोई जाती है तंबाकू की पत्तियां निकलती हैं, तंबाकू की पत्तियों को सुखा करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके मशीनों के द्वारा पैकिंग करके मार्केट में बेचा जाता है। सुखाना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विक्रय योग्य बनाना। चीनी हम लोग खाते हैं, गन्ने से चीनी बनती है। गुड़ हम लोग खाते हैं, गुड़ गन्ने से बनता है। तो गन्ना कितना बिकेगा? उसको विक्रय योग्य बना करके मार्केट में लॉन्च किया जाता है, बेचा जाता है, ठीक है। उससे जो आय होगी कृषि आय होगी, ठीक है। उपज को सीधा बेच दो, आलू को सीधा बेच दो मार्केट से। गन्ने को सब किसान चीनी नहीं बनाते, उसको मंडी में ले जाकर बेच देते हैं, ठीक है। गन्ने को बेच देते हैं, सब्जी को बेच देते हैं, उससे जो आय होती है उसे कृषि आय कहते हैं। खेत में मकान बनवाए हुए रहते हैं, बहुत सारे किसान होते हैं जो किराए पर देते हैं, भैया यही मकान में अपना गल्ला पानी रखना। तो जो लोग किराए पर देते हैं तो उनको किराया मिलता है, तो किराए पर जो दिया जाता है उसके लिए क्या बोला जाता है? उससे जो आय होती है उसे कृषि आय कहते हैं। मैंने 2 बार समझाया इस टॉपिक को, आप इसे अपनी कॉपी में लिखने का कष्ट करेंगे। जब आप लिख लेंगे तो मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है आज। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से आपको आगे बताने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय से संबंधित क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। हमारे सामने डॉक्टर HC मेहरोत्रा की बुक का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए आयकर की दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सी आय कृषि आय है, कौन सी आय गैर कृषि आय है, ठीक है। आपको ध्यान देना है, कहता है कारण सहित बताइए कौन सी आय कृषि आय है, कौन सी आय कृषि आय नहीं है, यानी कि गैर कृषि आय। हमारे बुक में और आपकी बुक में भी पहला नंबर कहता है, पहले क्वेश्चन का पहला नंबर कहता है, फूल एवं बेलें उगाने से आय। भाई कौन सी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होगी, कौन सी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे। इसके निर्धारण के लिए मैंने जब चैप्टर शुरू किया तो मैंने बताया है कौन सी क्रिया कृषि आय के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया का मतलब क्या होता है? प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है कोई खेत होगा, उसमें निराई बीज के अंकुरण से पहले की क्रिया को प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जैसे कोई बीज बोया गया, उसके पहले अंकुरित हुआ,
उसके पहले बोया गया होगा, जुताई होगी, उसमें कुछ पानी डाला गया होगा, कुछ प्रक्रिया की गई होगी। उस क्रिया को हम प्राथमिक क्रिया की श्रेणी में डालते हैं। द्वितीय क्रिया किसे कहते हैं? द्वितीय क्रिया का मतलब बीज अंकुरित हो जाएगा, उसकी सिंचाई होगी, निराई होगी, गुड़ाई होगी, कटाई होगी, मड़ाई होगी, बाद में उसको बेचने से जो इनकम होगी उसे कृषि आय कहेंगे। आप समझिएगा, कोई फूल उगाया जाएगा, कोई वेलें उगाई जाएंगी, कोई पौधा उगाया जाएगा, उसके बाद उसको सेल करके इनकम कमाएंगे। भाई फूल उगाने में, बेल उगाने में, पौधा उगाने में कुछ ना कुछ आपको प्राथमिक क्रिया भी करनी पड़ती है, यानी कि बीज के अंकुरण के पहले की क्रिया करनी पड़ती है और बीज के अंकुरण के बाद की भी क्रिया करनी पड़ती है। इसीलिए इसे बोला जाएगा कृषि आय। क्या है? कृषि आय। जिसमें निराई गुड़ाई वगैरह हो, जुताई हो, उसे क्या बोला जाएगा? कृषि आय, यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम से जाना जाएगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं आगे का माहौल हमारा क्या कहता है। दूसरा नंबर, पहला तो हो गया, दूसरा कहता है कि भूमि पर समुद्र का पानी भरकर, भूमि पर समुद्र का पानी भरकर नमक बनाने से हुई आय। आप समुद्र देखे होंगे, सुने होंगे, टीवी में देखे होंगे, मोबाइल में देखे होंगे, समुद्र बना रहता है। समुद्र में आपको पता है नमकीन पानी होता है, जो हम लोग नमक खाते हैं, वो नमक समुद्र के पानी से बनाया जाता है। समुद्र के किनारे खेत बनाए जाते हैं, उसमें बड़ी बड़ी पंक्तियाँ बनाई जाती हैं, मेड़ बना दिए जाते हैं और उसमें समुद्र का पानी भरा जाता है और जब भर जाता है बाद में वो सूख जाता है समुद्र का पानी, तो नमक बनकर तैयार हो जाता है। आयोडीन वगैरह तो बाद में, उसके बाद उसकी पिसाई वगैरह बाद में बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है इस क्रिया को करने के लिए कहीं पर बीज बोया गया, बीज अंकुरित हुआ, निराई हुई, गुड़ाई हुई, कहीं पर नहीं हुई। ऐसी कंडीशन में एक कृषि आय नहीं होगी। क्या होगी? गैर कृषि आय। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें कोई बीज नहीं बोया गया, कोई सिंचाई नहीं हुई, कोई निराई नहीं हुई, कोई गुड़ाई नहीं हुई। आपको ध्यान देना है। थर्ड नंबर कहता है कृषि कार्य में लगी हुई कंपनी से प्राप्त लाभांश की आय। कृषि कार्य में लगी हुई कंपनी से प्राप्त लाभांश की आय। ध्यान दीजिएगा, कोई कंपनी है, उस कंपनी में क्या हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, उस कंपनी में खेती से संबंधित काम होता है, उसमें आपने शेयर लिया है, उसमें आपने अंश लिया है, शेयर लिया है, समझिएगा, अंश लिया है, शेयर लिया है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने शेयर लिया है, किसी करदाता ने शेयर लिया है, तो आपको ध्यान देना है। तो क्या होगा इसमें? आपको जो लाभांश मिलेगा किसी कंपनी से, वो कौन सी आय होगी? गैर कृषि आय होगी। क्यों गैर कृषि आय होगी? क्योंकि खुद करदाता ने कुछ नहीं किया, कंपनी की होगी। कंपनी के लिए कृषि आय होगा, आपको लाभांश मिल रहा है तो गैर कृषि आय होगा। ध्यान दीजिएगा, गैर कृषि आय होगा। आपको बताना चाहते हैं चौथा नंबर। ध्यान दीजिएगा, कंपनी भले कृषि कार्य में लगी हुई है, लेकिन करदाता, ठीक है, करदाता के लिए गैर कृषि आय। अब कहता है फोर्थ नंबर, क्या कहता है कि कृषक द्वारा खड़ी फसल को बेचने के बाद उसे काट कर बेचने से हुआ लाभ। कृषक द्वारा खड़ी फसल, कृषक द्वारा खड़ी फसल को बेचने के बाद
उसे काट कर बेचने से हुआ लाभ, उसे काट कर बेचने से हुआ लाभ। ध्यान दीजिएगा, कृषक द्वारा खड़ी फसल को बेच दिया जाए। जैसे मान लीजिए हम किसान हैं या कोई अन्य व्यक्ति किसान है, वो किसान से हमने खरीद लिया खड़ी फसल का मतलब जैसे गन्ने की फसल तैयार रहती है, पूरा खेत का खेत बिक जाता है। आलू की फसल तैयार रहती है, खेत का खेत बिक जाता है। आंवला हमारे यहाँ जब तैयार हो जाएगा वो पूरा खेत का खेत बिक जाता है, पूरी बगिया बिक जाती है। तो आपको बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इसमें खेती किया, जैसे जो व्यक्ति आंवले की बाग बेचेगा उसके लिए कृषि आय होगी। अगर जो व्यक्ति खरीदेगा और खड़ी फसल को खरीद कर बेच देगा उसके लिए गैर कृषि आय होगी। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हम किसान हैं, हमने फसल उगाई, कोई बात नहीं, हमने फसल उगा दी। कोई आढ़तिया आएगा, फसल हमारी खड़ी खरीद के बेच ले, खड़ी खरीद लेगा, कटवा करके जो भी होगा उसको अपना मार्केट में बेच लेगा। तो हमारे लिए जो आय होगी कृषि आय होगी। लेकिन जो हमारी बगिया को खरीदेगा, हमारी फसल को खरीदेगा, क्योंकि उसने कोई प्राथमिक क्रिया नहीं की है, द्वितीय क्रिया कर रहा है लेकिन कोई प्राथमिक क्रिया नहीं कर रहा है, ठीक है, इसीलिए गैर कृषि आय होगा। किसके लिए? आढ़तिये के लिए गैर कृषि आय होगा। उत्तर भी दिया है, उत्तर भी मिला लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर तक हो गया, ये चौथा था आपका। अब आपको 5वां ध्यान देना है। 5वां कहता है फसल बाढ़ के कारण, फसल बाढ़ के कारण, फसल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त राशि। थोड़ी देर के लिए अभी समझिए, अभी धान लगाया गया है, जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ धान लगाया गया है। बाढ़ आ जाए कहीं पर, बाढ़ आ जाने से फसल बर्बाद हो जाए और उस फसल का बीमा कराया गया हो, उस फसल का इंश्योरेंस कराया गया हो और बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति दे, तो क्या होगा? फसल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो जाए, बीमा कंपनी से प्राप्त राशि कृषि आय मानी जाएगी, क्योंकि इसमें प्राथमिक क्रिया की गई है, द्वितीय क्रिया करने की नौबत ही नहीं आई, तो द्वितीय क्रिया कहाँ से करेंगे, इसे कृषि आय माना जाएगा। इसको याद रखिएगा। 5 तक मैंने बता दिया है, 5 के बाद छठा भी आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान देना है? कहता है कि छठा, कृषि भूमि के संबंध में देय लगान के अवशेष पर ब्याज की राशि। छठा कहता है कृषि भूमि के संबंध में देय लगान पर अवशेष राशि पर ब्याज। याद रखिएगा, अपने आप को ये आप समझिएगा कि गुड्डू कुमार जी, जयप्रकाश जी वेलकम, सोनू कश्यप जी। कृषि भूमि के संबंध में आपको पता होना चाहिए, आप जब पहली वीडियो देखे होंगे तो अगर हमारी खेती वाली ज़मीन है, कोई व्यक्ति खेती वाली ज़मीन को किराए पर लेता है, हमारी खेती वाली ज़मीन है, कोई व्यक्ति खेती वाली ज़मीन को किराए पर लेता है और उस पर खेती से संबंधित काम करता है, तो जिसकी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, तो हमको अगर किराया मिले और हमको लगान मिले तो कृषि आय होगी। किराया जब मिलता है, जब लगान मिलता है, किसी भी व्यक्ति को भूमि जो किराए पर दी गई हो, लगान मिलता है, किराया मिलता है, तो कृषि आय होती है। कोई बात नहीं, लगान बकाया था, उस पर ब्याज लगा दिया गया। लगान बकाया था 10 लाख 20 लाख 1-2 हज़ार जो भी होगा, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, लगान अगर मिले किसी को, किराया किसी को मिले और खेती पर खेत में खेती से संबंधित काम हो तो कृषि आय होगा। ब्याज अगर मिल रहा है तो गैर कृषि आय है। ब्याज क्या है? गैर कृषि आय है। 7वां नंबर कहता है चीनी मिल के द्वारा उगाए गए गन्नों को शक्कर में परिवर्तित करने से, चीनी मिल द्वारा, चीनी मिल आप देखे हैं जहाँ चीनी बनती है, चीनी मिल द्वारा उगाए गए गन्नों से शक्कर बनाकर आए। ध्यान दीजिएगा, कोई चीनी मिल है, गन्ना खुद पैदा करेगी और गन्ने से क्या चीनी होगी। जैसे गन्ना अगर वो मार्केट से खरीदती तो कुछ पैसा खर्चा करना पड़ता। इसके लिए सवाल भी है, एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो ठीक है, जैसे एक बार फिर समझना है, हमारी गन्ने की शक्कर बनाने की मशीन है, हमारे पास कारखाना है, तो हम क्या करें, अपने खेत में गन्ना बोएं और गन्ने को बो करके काट करके लाएंगे, अपने मिल में पेरेंगे, शक्कर बनाएंगे, बेच लेंगे। तो इसमें दोनों आय शामिल होती है, इसमें आंशिक होता है। आंशिक का मतलब कृषि आय भी शामिल है और गैर कृषि आय शामिल है। जैसे चीनी मिल मार्केट वैल्यू जो होगी, चीनी मिल की जो मार्केट वैल्यू होगी वो कृषि आय में शामिल की जाएगी। एग्जाम्पल में इस बुक में क्वेश्चन दिया है और जो बाद में उससे घटा दिया जाएगा तो गैर कृषि आय होगी। सवाल बताएंगे, सवाल आपको समझ में आएगा। उसके बाद 8वां नंबर, 9वां है, फिर 10वां है, फिर अगला सवाल है। कहता है कृषक द्वारा कृषक को दिए गए ऋण पर ब्याज। कृषक का मतलब किसान को, कृषक को दिए गए ऋण पर ब्याज। कोई किसान है, आप उसको लोन दे दीजिए और आपके पास ब्याज मिले तो कौन सी आय होगी? गैर कृषि आय होगी। याद रखिएगा, उत्तर भी दिया है, मिला लीजिएगा, क्योंकि इसमें प्राथमिक क्रिया द्वितीय क्रिया नहीं हुई है, प्राथमिक क्रिया द्वितीय क्रिया नहीं हुई है। इसमें तो होती है लेकिन इसमें दोनों होती है, ठीक है, इसीलिए आंशिक है। श्रीलंका में स्थित कृषि भूमि से आय। श्रीलंका में स्थित कृषि भूमि से आय। श्रीलंका भारत के बाहर है, याद रखिएगा। श्रीलंका दे दे, म्यांमार दे दे, नेपाल दे दे, बर्मा दे दे, सिंगापुर दे दे, कनाडा दे दे, पाकिस्तान दे दे, अमेरिका दे दे, वहाँ से कृषि आय अगर होती है तो इंडिया के बाहर है, भूमि भारत के बाहर स्थित है तो गैर कृषि आय माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गैर कृषि आय माना जाएगा। भूमि अगर भारत के बाहर है, श्रीलंका, नेपाल, जापान, चाहे जहाँ हो। अगला है डेयरी फार्म से आय। अगर डेयरी दिया हो, जो दूध की डेयरी होती है, दूध की डेयरी होती है, मुर्गी पालन से आय दे दे, मछली पालन से आय दे दे, तो उसमें बीज का अंकुरण होना नहीं शामिल किया जाता, प्राथमिक क्रिया नहीं शामिल की जाती, प्राथमिक क्रिया नहीं होती है, गैर कृषि आय कहलाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला समाप्त होता है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कृषि आय चैप्टर। आपको हम बताने जा रहे हैं कृषि आय से संबंधित दूसरा नंबर क्वेश्चन। आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले नियम आपको आना चाहिए, नियम आपको याद होना चाहिए। जैसे आप सुने होंगे, भारत में कृषि आय पर कोई टैक्स नहीं लगता, कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, कोई आयकर नहीं लगता, लेकिन एक विशेष तरीके से आय की गणना करने के लिए, एक विशेष तरीके से कुल आय में कृषि आय को जोड़ा जाता है। कैसे? आपको याद रखना है, नोट लिख लेना है। जब कृषि आय रुपया 5,000 से
अधिक हो और 5,000 से अधिक हो और व्यक्ति की आय जो व्यक्ति की इनकम है वो कैसी हो, कर योग्य हो। कर योग्य का मतलब अगर कोई सामान्य व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 साल से कम है तो उसके लिए कर योग्य 2,50,000 से ज़्यादा कमाएगा तो कर योग्य माना जाएगा। याद रखिएगा, कृषि आय 5,000 से अधिक हो सामान्य व्यक्ति के लिए जिसकी उम्र 60 साल से कम हो। ये चीज़ 5,000 से अधिक हो या 2.5 लाख से अधिक हो या 2.5 लाख हो तो दोनों को जोड़कर एक विशेष तरीके से टैक्स निकाला जाता है। बाद में कृषि आय पर जितना टैक्स नॉर्मल रेट से बनता है उसको माइनस कर दिया जाता है। यही है सिस्टम, याद रखिएगा। यही चीज़ है भाई कृषि आय। 5,000 से अधिक हो कृषि आय एग्रीकल्चरल इनकम और व्यक्ति की कर योग्य आय, जैसे सामान्य व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 साल से कम हो तो उसके लिए 2.5 लाख, 60 साल से अधिक 80 साल से कम 3 लाख कर मुक्त सीमा है, यानी कि 3 लाख तक कमाएगा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। उम्र 60 साल से अधिक हो 80 साल से अधिक हो तो 5 लाख तक, कुछ ना कहा गया हो तो 60 साल से कम माना जाता है। क्वेश्चन में बोला है कर दायित्व की गणना करिए, एक्स की कृषि आय 90,000, गैर कृषि आय 7,60,000। याद रखिएगा कृषि आय कितना बोल रहा है 90,000 यानी कि 5,000 से अधिक है तो, और गैर कृषि आय कितना बोल रहा है 7,60,000 यानी कि दोनों उम्र नहीं दिया तो इसका मतलब 60 साल से कम, इसका मतलब 60 साल से कम होता है, याद रखिएगा। तो यानी कि कृषि आय एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से अधिक हो और उम्र अगर देखा जाए, यहाँ उम्र देखना नहीं है, 60 साल से कम दिया है तो इसमें क्या कहा जाएगा 2.5 लाख से अधिक। दोनों ज़्यादा हैं तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको नियम याद होना चाहिए। टैक्स का नियम क्या है? टैक्स का नियम सामान्य नागरिक के लिए जिसकी 60 साल उम्र है, 60 साल से कम है, फर्स्ट 2,50,000 पर निल है। ध्यान दीजिएगा, पहले 2,50,000 पर निल है, उसके बाद नेक्स्ट मतलब अगले 2,50,000 एक से 5 लाख तक 5% है। अगले मतलब फिर नेक्स्ट 5 लाख एक से 10 लाख तक 20% है। 10 लाख से अधिक 30% है। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, समझिएगा। ये नियम याद होना चाहिए। जिसकी उम्र 60 साल से कम हो, पहले 2.5 लाख तक निल, अगले 2.5 लाख एक से 5 लाख तक 5%, अगले 5 लाख एक से 10 लाख तक, ये 10 लाख है 1 लाख नहीं मानना, 20%, 10 लाख से अधिक 30%। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है 4% शिक्षा स्वास्थ्य वो लगाया जाता है। अब सवाल सॉल्व होगी, इसको मैंने लिख लिया, जिसको लिखना होगा लिख लेगा, सवाल में इसका काम है। अब आप समझिएगा थोड़ी देर के लिए। कह रहा है कृषि आय 90,000। सबसे पहले आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ, कॉपी में लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज, टैक्स लाइबिलिटीज, कर दायित्व की गणना, कर दायित्व की गणना कैसे किया जाएगा? मैंने क्या बोला, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 2.5 लाख से अधिक है तो आपको लिख लेना है नॉन एग्री
कल्चरल इनकम, गैर कृषि आय। गैर कृषि आय कितना दिया है बच्चा? गैर कृषि आय दिया है 7,60,000, मतलब 2.5 लाख से तो ज़्यादा ही है सामान्य नागरिक के लिए। जिसकी उम्र 60 साल से अधिक होगी, 80 वर्ष से कम होगी 3 लाख तक, जिसकी उम्र 80 वर्ष से अधिक होगी 5 लाख तक। ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या जोड़ा जाएगा? एग्री कल्चरल इनकम, कृषि आय कब जोड़ा जाएगा? जब 5,000 से अधिक हो। 5,000 से तनिक अधिक नहीं है, बहुत अधिक है। टोटल कितना हो जाएगा? 8,50,000। अब इसे क्या बोला जाएगा? एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट इनकम। ये चीज़ 60 वर्ष से कम उम्र हो तो 2.5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। ये चीज़ 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 80 साल से 60 साल से 80 साल के बीच हो तो ये चीज़ 3 लाख तक होगा, ये वही रहेगा, ठीक है। 5,000 से अधिक होना चाहिए। 80 वर्ष से अधिक तो 5 लाख तक, कुल मिलाकर जोड़ दिया जाएगा दोनों को। याद रखिएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। अब मैंने क्या नियम लिखा था आपको टैक्स लगाना है। ऐसे लगेगा टैक्स ऑन रुपया 8,50,000। मैंने अभी पीछे क्या लिखवाया था? मैंने पीछे लिखवाया था फर्स्ट 2,50,000 पर नील। इसको ऐसे लिख लीजिए कहीं पर, किसी कोने में अपनी कॉपी में 8,50,000 ऐसे लिख लेना एज आ रफ कार्य के थ्रू। अब देखो, पहले 2.5 लाख तक नील का मतलब होता है भैया यही में इसे 2.5 लाख घटाए लो, 2.5 लाख घटा लो, कितना बचेगा? 6 लाख बचेगा। यानी कि पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसे लिख दिया जाएगा नील। अब मैंने आगे का नियम बताया है क्या? नेक्स्ट 2.5 लाख 1 से 5 लाख तक। कहने का मतलब इस 5 में 2.5 शामिल है, ऊपर वाला 2.5 शामिल है। तो आपको लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 2.5 लाख पर @ 5%। एक बार घटाया नील, दूसरी बार फिर घटाओ, 2,50,000 घट जाएगा। इसी 2.5 लाख का 5% निकालो, 12,500। यानी कि हम कह सकते हैं प्रथम 5 लाख तक केवल 12,500 टैक्स लगता है। 6 लाख में 2 लाख कितना बचेगा यहाँ पर हमारा? 3.5 लाख। अगला क्या नियम कहता है? अगला कहता है 5 लाख 1 से 10 लाख तक। तो 5 लाख से जब 10 लाख पहुँचेंगे तो 5 का डिफरेंस बन रहा है, 5 लाख से कम है। तो आपको लिखना है बैलेंस 3,50,000 पे @ 20%। 30% वाला रूल लगेगा नहीं, क्योंकि इनकम कम है। 3,50,000 का कितना आ जाएगा? 70,000 रुपया टैक्स लग जाएगा। जोड़ लेंगे 82,500 रुपया टैक्स आ गया। फिर से समझ लीजिए, जो स्टूडेंट ऐसे सवाल आएगी, गारंटी लेता हूँ इनकम टैक्स में एग्रीकल्चरल इनकम की सवाल ऐसे ही आती है ज़्यादातर। तो आपको क्या ध्यान देना है? टैक्स लगाना है। फिर से समझो, ये चीज़ 60 वर्ष से अधिक उम्र हो तो अलग बात है, लेकिन जब कोई उम्र नहीं दी गई हो तो 60 साल से कम माना जाता है। जब 60 साल से कम माना जाता है तो 2.5 लाख से अधिक होगा तो टैक्सेबल के दायरे में आएगा। उसके बाद ये चीज़ कृषि आय 5,000 से अधिक होगा तो गैर कृषि आय में कृषि आय को जोड़ लिया जाएगा। संयोग ऐसा है, दोनों अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं, दोनों को जोड़ लिया गया। तो मैंने नियम अभी लिखवाया, पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, अगले 2.5 लाख पर 5%, अगले 5 लाख पर क्या परसेंट? 20%। 5 लाख तक 20%। तो जितनी भी इनकम हो उसमें से पहला 2.5 लाख घटा लोगे तो पहले 2.5 लाख पर आपका कोई टैक्स नहीं बन रहा है। आप देख लीजिए, कोई टैक्स नहीं बन रहा है। दोबारा क्या करो? दोबारा 2.5 लाख घटाओ, दोबारे वाले पे 5% लगा दो, दोबारे वाले 2.5 लाख पर 5%, कितना हो जाएगा? 12,500। अब कितना बचा? 3.5 लाख बचा। तो यही 3.5 लाख जो है 5 लाख तक
20% लगेगा। 5 से ऊपर होगा तो 30 हो जाएगा। 5 लाख के अंदर है तो 20% लगा। टोटल मिला के 70 और 12,500 82,500। टोटल टैक्स हुआ 82,500। आपको जानकारी होनी चाहिए टैक्स पर टैक्स लगता है, ऐड करते हैं, जिसे बोला जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन एंड हेल्थ एंड एजुकेशन। इसमें एजुकेशन जो है 3% होता है, हेल्थ जो होता है 1% होता है, टोटल 4%। टैक्स पर टैक्स लगेगा 4%। 82,500 का 4% 3,120 आपका आ जाएगा 81,000, सॉरी आपका आ जाएगा 3,120। क्या आ जाएगा आपका 3,120। लेकिन आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं, आपको एक जानकारी जो देना चाहते हैं वो आप जान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। पहले मैंने एक चीज़ और बोला है, जितना एग्रीकल्चर वाले पे टैक्स लगा है नॉर्मल रेट से माइनस कर दिया जाता है। पहले माइनस कर दो एग्रीकल्चर टैक्स। एग्रीकल्चर का जो टैक्स है, एग्रीकल्चर कितना है 90,000, ठीक है। एग्रीकल्चर कितना है 90,000। इसमें नॉर्मल रेट किसे बोला जाता है? नॉर्मल रेट यही होता है 5%। पहला वाला स्टेप जो होता है वही होता है नॉर्मल रेट। यानी कि एग्रीकल्चर एक बार जोड़ा गया, लेकिन क्या घटाया जाएगा, उस पर नॉर्मल रेट से टैक्स घटा दिया जाएगा। क्या घटा दिया जाएगा? 4500। याद रखिएगा, सब कुछ कर लेंगे, एग्रीकल्चर पर एक विशेष तरीके से गणना की जाएगी, वहाँ तो जोड़ लिया गया, यहाँ पर बाद में उस पर जो टैक्स बन रहा है उसको घटा लिया जाएगा। उसके बाद बचेगा आपका कितना? उसके बाद आपका बचेगा, समझ रहे हैं, 78,000 बचेगा। अब इस पर क्या लगेगा? अब इस पर ऐड करेंगे एजुकेशन एंड हेल्थ। कै परसेंट? 4%। 3% इसमें एजुकेशन होता है, 1% इसमें हेल्थ होता है। टोटल हो गया 3,120 टैक्स हो गया। टोटल आ जाएगा जो उत्तर दिया है 81,120 रुपया आपका टैक्स हो गया। टोटल हो गया कितना? 81,120 रुपया आपका टैक्स हो गया। एक क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले इसको लिख लीजिए। जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कृषि आय चैप्टर, एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको 3rd नंबर क्वेश्चन पर ले चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन जैसे आपका 2nd था वैसे है। कह रहा है निम्न विवरण के आधार पर कर निर्धारण वर्ष के लिए मिस्टर राहुल के कर दायित्व की गणना करिए। कृषि आय 86,000, रबर के निर्माण से आए 6,44,000। ध्यान दीजिएगा, हमारी बात को समझिएगा। मैंने क्या बोला? इसमें उम्र नहीं दी गई है। जब उम्र नहीं दी गई हो तो माना जाता है कि 60 साल से कम। आपको अपनी कॉपी में लिखना है क्या? सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज आपको हिंदी में लिखना है कर दायित्व की गणना, ऐसे लिख लेना है। अब आपको बताना चाहते हैं, एक बार फिर से समझो। जब किसी व्यक्ति की आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो, जैसे हम 60 साल से कम हैं, आप भी 60 साल से कम हैं, तो आप समझिएगा हमारे आपके लिए 2.5 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं लगता। तो देखो गैर कृषि आय कितना दिया है, जो रबर वाली आय है, रबर के निर्माण वाली आय है 6,44,000, यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा। कर मुक्त सीमा से ज़्यादा दिया है, यानी कि कर योग्य दिया है। और कृषि आय कितना दिया है? 86,000, यानी कि 5,000 से ज़्यादा। एक चीज़ क्या दिया है? एक दिया है 2.5 लाख से ज़्यादा, एक दिया है 5,000 से ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे? इसको जोड़ लिया जाएगा। इसको हम जोड़ें, इसको आपको ध्यान देना है, जोड़ देना है। आपको क्या ध्यान देना है? इसको जोड़ देना है, ठीक है। अब आपको लिखना है
हिंदी में लिख दें या इंग्लिश में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना है सबसे पहले नॉन एग्री कल्चरल इनकम, इसको बोला जाता है गैर कृषि आय। गैर कृषि आय कितना दिया है? 6,44,000। गैर कृषि आय में एग्री कल्चरल इनकम यानी कि कृषि आय तभी जोड़ेंगे जब ये 2.5 लाख से अधिक हो और कृषि आय 5,000 से अधिक हो। कृषि आय कितना दिया है? 86,000। जोड़ लीजिए भैया, आ जाएगा हमारा 7,30,000। अब इस 7,30,000 पर क्या निकालना है? टैक्स निकालना है। अब एक कोने में अपने लिख लीजिएगा 7,30,000 किसी रफ कार्य में आपको लिखना है क्या? फर्स्ट, क्या लिखना है? फर्स्ट 2,50,000 पे नील, पहले 2,50,000 पे नील होता है, पहला 2,50,000 माइनस कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 0 0 0 0, 13 में से 5 माइनस कर दीजिए 8, 6 में से 2 माइनस कर दीजिए 5। पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगा, सीधा भैया माइनस कर दो, कुछ नहीं करना। अगला क्या कहता है? नेक्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, तो दोबारा 2.5 लाख माइनस कर दो 5%। 5% जब निकाल लिया जाएगा 12,500 आ जाएगा। माइनस करो 0 0 0 0 3, 2,30,000। अब देखो पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगता, अगले 2.5 लाख पर 5% लगता है, लगा दिया। अब अगले 5 लाख तक 20% लगता है, 2,30,000 पर 20% लगा दो। बैलेंस 2,30,000 पर 20% लगा दो, कितना हो गया? कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लीजिए भैया, 46,000 होगा। 46,000 जोड़ लीजिएगा, कैलकुलेटर वगैरह साथ रखिएगा। 58 कितना हो जाएगा? 58,500। 58,500। अब क्या करना है? अब इसमें एक काम करना है, लेस करना है। एग्री कल्चर इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर पर नॉर्मल रेट से माइनस कर देते हैं। हम माइनस करें, कैसे माइनस होगा? एग्रीकल्चरल कितना है? 86,000। 86,000 का 5/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 0 0, 5 0 0, 5 6 30 कि 0, 5 8 40, 3 43, 43 रुपया इसे माइनस कर दो। मतलब कि एग्रीकल्चरल पर वही नॉर्मल रेट 5% माइनस कर दो। माइनस कर देंगे तो कितना आएगा समझ रहे हैं? 54,200। इसमें ऐड कर देते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ सेस। टैक्स पर टैक्स लगता है, कै परसेंट? 4%। 4 में 3 एजुकेशन होता है, 1% हेल्थ होता है, इसी पर 4%। 54,200 पे 4% निकाल दो, 2,168 आ जाएगा। जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, ये घटाया जाएगा, ये जोड़ा जाएगा, कितना आ जाएगा आपको समझ आया है? 56,368। इसको बोला जाएगा टैक्स लायबिलिटी। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी बताने जा रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या करना है? भूमि पर कृषि करने से कृषि आय ज्ञात करिए। कोई ज़मीन है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कृषि आय ज्ञात करिए। कृषि उत्पाद की बिक्री से आय 1,60,000। जैसे खेती करेंगे, गेहूं हो गया तो गेहूं बेच देंगे, दाल हो गया तो दाल बेच देंगे, तिली हो गया तो तिली बेच देंगे ना, तो उससे 1,60,000 मिला। कृषि उपकरण रखे हैं, उस पर हराश लगाना है, डिप्रिसिएशन लगाना है।
6,000। श्रमिक मतलब लेबर पर 24,000 खर्चा किया है। बियाँ लाए हैं मतलब बीज लाए हैं 6,000 रुपये का। खाद लाए हैं 3,000 रुपये का। बिजली पर खर्च किया है 12,000 रुपये का। आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है? कंप्यूटेशन ऑफ, चौथा नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, इसको लिख लेंगे ऐसे। अब आपको बताना चाहते हैं कृषि उत्पाद की बिक्री से आय। ध्यान दीजिएगा, कृषि उत्पाद का मतलब लिखा जाएगा सेल्स प्रोसीड्स। खेती के उत्पाद को कितने में बेचा? खेती के उत्पाद को 1,60,000 में बेचा। लेस करते हैं, 1,60,000 में बेच दिया। लेस करते हैं, उपकरण जो रखे हैं डिप्रिसिएशन उस पर लगाएंगे। डिप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। ध्यान दीजिएगा, जो उपकरण रखे हैं उस पर डिप्रिसिएशन कितना लग गया, मतलब घिस गया। घिस गया तो कम हो गया। 1,60,000 कमाने के चक्कर में 6,000 रुपये इन्होंने क्या किया है? इक्विपमेंट पर खर्चा किया, डिप्रिसिएशन लगाया। लेबर एक्सपेंसेस, लेबर पर इन्होंने खर्चा किया है 24,000 रुपया। लेबर पर 24,000 खर्चा किया है। उसके बाद बीजों की लागत, बीज को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सीड्स। कॉस्ट ऑफ, बीजों की लागत कितना रुपया है? बीजों लोग की लागत जो दिया है 3,000 रुपया दिया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है खाद की लागत, कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स, खाद पर कितना खर्च किया इन्होंने? 3,000 खर्च किया है। बीज पर 6,000 खर्च किया है। उसके बाद कह रहे हैं लाइट, बिजली खर्चा, लाइट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बोला जाएगा इसको यहाँ पर, चार्ज 12,000। ध्यान दीजिएगा, उपज को बेचेंगे 1,60,000 कमाएंगे, उसके पीछे इन्होंने खर्चा किया क्या? 6,000, 24,000, 6,000, 3,000, 12,000 जोड़ लिया जाएगा। जोड़ने के बाद आ जाएगा 51,000, 1,09,000 रुपया क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चरल इनकम। बेचा इन्होंने 1,60,000 का, ये सब खर्चा कर दिया, खर्चे को माइनस कर देते हैं, उत्तर आ गया 1,09,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बताने जा रहे हैं इसी वीडियो में। एग्रीकल्चर इनकम से संबंधित आपको 5वां नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। कैसा है? कहता है निम्न विवरण के आधार पर कृषि आय की गणना करिए। कहता है कृषि भूमि से प्राप्त किराया 1,20,000, राज्य सरकार को भुगतान किया गया लगान 12,000, कृषि भूमि को क्रय करने के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज 20,000, किराए को वसूल करने पर किया गया व्यय 2,000 रुपया, किराएदार से भूमि के लिए ब्याज प्राप्त किया 34,000। कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कमाई कहाँ से हुई। कृषि भूमि को इन्होंने किराए पर उठाया है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। आपको बताना चाहते हैं कितने में किराए पर उठाया है। भाई कृषि भूमि को किराए पर उठाया, आपको मैंने पहले ही बताया कृषि भूमि से किराया प्राप्त हो, लगान प्राप्त हो, कृषि आय होगा। लिखा जाएगा रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल लैंड बोला जाएगा, मतलब भूमि बोला जाएगा। कितना? 1,20,000। इसमें से लेस किया जाएगा। क्या लेस किया जाएगा इसमें से? इसमें से लेस करेंगे, जैसे राज्य सरकार को इन्होंने लगान दिया 12,000 रुपये का, इसको बोलेंगे लैंड रेवेन्यू। 12,000 रुपया, 1,20,000 प्राप्त कर रहे हैं, उसमें से राज्य सरकार को 12,000 जा रहा है, तो खर्चा है। कृषि भूमि को क्रय करने के लिए इन्होंने लोन लिया था, उस पर ब्याज दिया,
भाई यही ज़मीन जिससे 1,20,000 कमा रहे हैं, इसको ख़रीदने के लिए कुछ लोन लिया था, उस पर ब्याज दे रहे हैं। कितना रुपया लोन लिया था वो नहीं दिया है, ब्याज दिया है बस, तो ब्याज माइनस हो जाएगा, छूट मिल जाएगी। उसके बाद किराए को वसूल करने पर व्यय, ठीक है, कलेक्शन चार्ज जिसे बोलते हैं, कलेक्शन चार्ज 2,000। उसके बाद कह रहे हैं किराएदार से भूमि के किराए के लिए बकाया पर ब्याज प्राप्त किया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, किराएदार से भूमि का किराया इनको मिला हुआ है, ब्याज प्राप्त किया है इन्होंने। कितना ब्याज प्राप्त किया है? 34,000 बोल रहा है। इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू नॉट एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब कि कह रहा है नॉट एग्रीकल्चरल इनकम होगी। क्या? किराएदार से भूमि के किराए पर बकाया पर ब्याज, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी वो। बकाया पर ब्याज, किराएदार से किराए, उनका किराया बकाया हो गया था, ब्याज प्राप्त कर रहे, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी, बताया था मैंने। 12 2 14, 14 2 16, 20 नहीं, कितना हो जाएगा? 12 2 14, 34,000 माइनस कर दो, 34,000 माइनस कर दीजिए। जब आप 34,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा इनका? उत्तर आ जाएगा 86,000। एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगा 86,000। ये आपका उत्तर आ गया, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं, थोड़ा सा पहले नियम बताएंगे, उसके बाद चैप्टर ही समाप्त कर दिया जाएगा। आपको ध्यान देना है, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके पहले थोड़ा सा नियम आपको जानना जरूरी है कि आपका जो नियम है अंशतः कृषि आय। क्या कहते हैं? हेडिंग डाल लीजिएगा, अंशतः कृषि आय, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। अंशतः कृषि आय में आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी कुछ इनकम होती है जिसमें कुछ कृषि आय होती है, कुछ गैर कृषि आय होती है, तो उसे बोलता है अंशतः कृषि आय, अंशतः गैर कृषि आय दोनों बोला जाता है। जैसे आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, चीनी बनाई जाती है, चीनी शक्कर बनाया जाता है, तो उसमें कुछ कृषि आय होती है, गैर कृषि आय भी होती है। आपको यहाँ लिखना है विवरण, यहाँ पर लिखना है कृषि आय, यहाँ पर लिखना है गैर कृषि आय। आपको ध्यान देना है, पहला चाय, जो हम लोग चाय की चुस्कियाँ लेते हैं सुबह सुबह, चाय से कोई पैसा कमाता है, मान लीजिए कोई कंपनी पैसा कमाती है, कोई व्यक्ति पैसा कमाता है, चाय, जो चाय की बगानें होती हैं, तो इसमें भैया चाय को डायरेक्ट हम लोग नहीं पी लेते, पत्ती को डायरेक्ट हम लोग नहीं खा लेते, तो इसमें कुछ कृषि आय होती है उगाने के लिए, कुछ गैर कृषि आय भी होती है। चाय में 60% कृषि आय होगी जो हम लोगों तक आती है, 60%, 100% में 40% गैर कृषि आय होती है चाय में। दूसरा है कॉफ़ी। कॉफ़ी में बोला गया है उत्पादन करके संसाधित, उत्पादन किया जाएगा, संसाधित किया जाएगा, 75% कृषि आय होगी, 25% गैर कृषि आय होगी। उसके बाद फिर कॉफ़ी, कॉफ़ी में बोला गया है उत्पादन करके, भून करके, पीस करके, जिसमें ज़्यादा भूनना हो, पीसना हो, भूनना, पीसना और फ्लेवर मिलाए जाते हैं, स्वाद अच्छा आने के लिए कुछ महक दी जाती है, तो उसमें भैया 60% कृषि आय होगा और 40% गैर कृषि आय होगा। VIP अगर मान लिया जाए इसको, तो VIP वाले में 60% कृषि आय होगा, सामान्य कॉफ़ी में 75% कृषि आय होगा, 25% गैर कृषि आय होगा। रबर, जो रबर होती है, रबर में 60% कृषि आय होती है, नहीं 65% कृषि आय होती है और 35% गैर कृषि आय होती है।
ठीक है, तो इतना आपको जानना है। और कोई अन्य उत्पादन होता है। अन्य उत्पादन का मतलब जैसे हमने गन्ने का एग्जाम्पल दिया, गन्ने को खुद उगाए कोई कम व्यक्ति, उसको शक्कर बना के बेचे, तो उसमें बाजार मूल्य गन्ने वाला माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, कृषि उत्पाद के उचित बाजार मूल्य में से खर्चा माइनस कर दिया जाता है, तो कृषि आय होती है। और व्यापार टोटल जितने का बेचेगा उसमें से कृषि आय माइनस कर दिया जाएगा। उस प्रकार का क्वेश्चन तो दिया नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल जब बताएंगे तब देखा जाएगा, लगाइएगा, नहीं आए तो हमको आप बताइएगा। अब आपको मैं क्या बताऊं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इसको लिख लीजिएगा, तभी क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। 2 मिनट का क्वेश्चन है, चैप्टर समाप्त। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, ए मिस्टर एंथोनी के पास आम के बगीचे, नर्सरी, रबर, चाय, कॉफ़ी की संपदा है। इससे आय प्राप्त होती है। उसकी एक नर्सरी भी है, पौधे उगाता है और बेचता है। पहला कहता है रबर से निर्माण कर रहे हैं। पहला कहता है, इसे देखो 6ठा नंबर में ऐसे लिखा जाएगा एकदम शुद्ध। पहला कहता है रबर, आप भी लिख लीजिए रबर। पहला कहता है रबर और आप भी लिख लेंगे क्या, रबर। रबर से कमा रहे हैं 7,25,000। ध्यान दीजिएगा, कुल मान लीजिए 7,25,000। अभी मैंने पीछे लिखवाया रबर के लिए 65% कृषि आय होती है और 35% गैर कृषि आय होती है। 7,25,000 टोटल कमाया, इसमें आपको कृषि आय और गैर कृषि आय अलग करना है। तो 7,25,000 का 65% निकाल लीजिए। 65% जब निकालेंगे तो आ जाएगा 4,71,250। यानी कि जितना कृषि टोटल कमाई होगी रबर से, उसमें 65%, क्या परसेंट, 65%, मैं बार बार बोल रहा हूँ 65% कृषि आय होगा, 25% गैर कृषि आय होगा। 7,25,000 का 25% 2,53,750। ये क्या परसेंट है, लिख देते हैं, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। 35%। याद होना चाहिए सारी चीज़ें, थ्योरी वगैरह पूछेगा तो लिखना पड़ेगा। दूसरा कहता है कॉफ़ी में बोल रहा है उगाकर संसाधित करके। देखो भैया, जब उगाकर बोला रहे और संसाधित करके बोला रहे तो 75% यहाँ जाएगा और 25%। थोड़ा और VIP जब हो, पीसा जाए, भूना जाए, दुनियादारी और की जाए तो उसमें अलग सिस्टम लगेगा। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ 5,07,000 रुपया दिया है। कितना दिया है, 5,07,500। 5,07,500। 5,07,000 का 75% निकाल दो। जब 75% निकाला जाएगा 3,80,625। जब 25% निकाला जाएगा 1,26,875। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, आपको ध्यान देना है। उसके बाद क्या बोला है, तीसरा नंबर कहता है टी, चाय में मैंने क्या बोला, 60% और 40%। चाय में कितना बोला गया है, चाय में बोला गया है 10,15,000। 10,15,000 का 60% निकाल लो। 10,15,000 का 60% 6,09,000 कैलकुलेट कर लीजिएगा और वो 40% निकाल दो, 4,06,000। उसके बाद कहा गया है पौधा बेचा है, आम के नर्सरी से पौधा बेचा है, पौधे बेचा है, आम का पौधा बेचा है, लोग लगाएं, खरीद कर ले जाएं। पौधे से कमाई कितना की है, 1,37,000। भैया पूरा का पूरा कृषि आय होगा, इसमें गैर कृषि आय का कोई चांस नहीं बनेगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं आम पौधे हैं, नर्सरी के पौधे हैं। 5वां आम के पौधे, आम का पौधे, उसमें भी पूरा का पूरा कृषि आय होगा। आम का पौधा कितना है, 6,70,000।
जोड़ लिया जाएगा ए वाला 4,71,250, 3,80,625, 6,09,000, 1,37,000, 6,70,000, 22,67,875। अगला आ जाएगा 7,86,625। इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। और आपको बताना चाहते हैं थ्योरी क्या पूछा जाता है। थ्योरी वही जो पहला मैंने बताया है, कृषि आय से क्या समझते हैं, कृषि आय के प्रकार बताइए। और कभी कभी पूछा जाता है अंशतः कृषि आय, जो मैंने नियम बताया है उसी नियम को आपको लिख लेना है। ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसके बाद और भी चैप्टर